खबर के साथ व्हाट्सएप के बाद अब टेलीग्राम और सिग्नल ऐप पर भी एक्शन की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाट्सएप के बाद अब टेलीग्राम और सिग्नल ऐप भी एक्शन की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। और सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि सरकार टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को भी नोटिस भेज सकती है। तो इस बड़ी खबर पर अब सीधा जुड़ते हैं, हमारे साथ है असीम मनचंदा। तो असीम, अभी हमने देखा कि हाल फिलहाल में व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर को लेकर सवाल जवाब की तैयारी सरकार की तरफ से की गई, और अब क्या जानकारी मिल रही है? क्या टेलीग्राम और सिग्नल ऐप पर भी एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, हाल में ही व्हाट्सएप ने अपना एक फीचर शुरू किया था जिसमें कि लोग बिना नंबर के अपने एक यूजर नेम बना करके उसके जरिए चैट कर सकते थे। तो सरकार को यह अंदेशा था कि इसका इस्तेमाल स्कैम करने के लिए हो सकता था या किसी लोगों को थ्रेटनिंग करने के लिए हो सकता था। तो सरकार ने व्हाट्सएप को एक नोटिस भेजा, उससे कहा कि आप 3 दिन के अंदर इसका जवाब भेजिए, और जब तक सरकार आपको नहीं दे देती है तब तक आप इस फीचर को होल्ड कीजिए, इस फीचर को लॉन्च मत कीजिए। जब सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ऐसी ही तैयारी अब टेलीग्राम और सिग्नल ऐप के साथ भी कर रही है, क्योंकि ये दोनों ऐप भी ऑलरेडी इस फीचर को उपलब्ध करा रहे हैं। तो सरकार बहुत जल्दी इनको नोटिस भेजेगी, इनसे सवाल जवाब करेगी, और सरकार तो हो सकता है कि इनको ये भी कहे कि आप अपने इस फीचर को होल्ड कर लीजिए जब तक कि आपको पूरा इसका क्लियरेंस नहीं मिल जाता है। सरकार का कहना है कि अगर सारी कंपनियां ऐसे फीचर्स दे रही हैं तो सभी कंपनियों को इसका नोटिस जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आज देर शाम तक इन कंपनियों को ये सरकार नोटिस भेज दे और इनसे जवाब मांगे, और कुछ दिनों बाद इनके जो फीचर है, जो चैट आप कर सकते हैं जो बिना मोबाइल नंबर के, तो उसके ऊपर रोक भी लग जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी बताने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं भारत जापान के बीच रिश्तों में जो नई उड़ान देखने को मिली है उस पर। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंची जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और प्रधानमंत्री मोदी की हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच निवेश, रक्षा, एआई, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल, सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। आपको बता दें, बैठक के बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को अपनी छोटी बहन बताया, तो वहीं ताकाइची ने पीएम मोदी को बड़ा भाई बताया। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में ताकाइची का औपचारिक स्वागत भी किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और जापान में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच फार्मा, रक्षा तकनीक और आर्थिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में बड़े समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने कई मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ताकाइची की इस यात्रा के साथ हम अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त रोड मैप भी तैयार किया है। इसके तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके प्रोविडेंट फंड की। आपका प्रोविडेंट फंड आपकी मर्जी। जी हां, ईपीएफओ ने नए नियम जारी कर दिए हैं जिसके मुताबिक आप प्रोविडेंट फंड में जितना चाहें उतना पैसा अब कटवा सकते हैं और जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल भी सकते हैं। तो क्या है प्रोविडेंट फंड के नए नियम, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। जी हाँ, आपका प्रोविडेंट फंड आपकी मर्जी। नए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 के तहत प्रोविडेंट फंड में आपके कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल के नियमों को पहले से ज्यादा आसान और स्पष्ट बनाया गया है। वीडियो वॉल के जरिए अब मैं आपको बताऊंगी क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी जो नियम है उसके मुताबिक अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है तो उस पर 12% प्रोविडेंट फंड काटा जाता है। ये मैंडेटरी है और साथ ही साथ अब आपको ये सुविधा मिलने वाली है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो आप चाहें तो प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एक एग्जांपल भी मैंने आपके लिए निकाला है, अगर आपकी सैलरी 1 लाख तक है तब भी जो अनिवार्य प्रोविडेंट फंड जो कटेगा वो 1800 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर जो वेज सीलिंग है उसकी थ्रेशोल्ड 15,000 रुपए तय की गई है। तो उसके हिसाब से अगर 12% देखें तो 1800 आपका कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है। वहीं आपकी कंपनी या फिर एम्प्लॉयर का हिस्सा भी 1800 का ही है। लेकिन अब आपको ये सुविधा मिल रही है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं और इसका जाहिर तौर पर मतलब यही हुआ, ज्यादा कंट्रीब्यूशन ज्यादा प्रोविडेंट फंड। हालांकि टेक होम सैलरी पर इसका असर जरूर पड़ेगा। और आप जो अतिरिक्त यहाँ पर अपना प्रोविडेंट फंड बढ़ाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी भी बढ़ाए, यानी कि अतिरिक्त प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी चॉइस दी गई है कि जब आप चाहें आप अपना अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में कभी भी बंद करा सकते हैं। तो ये बड़े बदलाव है जो नए नियमों में किए गए हैं। अब अगर बात की जाए कि किन परिस्थितियों में आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो यहां पर जो बड़ा बदलाव किया गया है वो ये कि पहले 13 कैटेगरीज थी जिसके तहत आप विड्रॉ कर सकते थे प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, लेकिन अब उसे घटाकर 3 कर दिया गया है। 3 तक सीमित है। कौन सी कैटेगरी है? तो पहली जो कैटेगरी है वो है आवश्यक जरूरतें, जिसमें शामिल किया गया है बीमारी, शिक्षा और शादी को। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है घर खरीदने के लिए, अगर आपको जरूरत पड़ती है पैसे की तो आप अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी परिस्थिति जो है वो है विशेष परिस्थितियां, अगर आप किसी क्रूशियल सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ जाती है किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, तो वहां पर भी आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? तो ये बड़ा बदलाव मैं आपको बता दूं कि 75% तक आप एडवांस निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें 25% रकम आपके प्रोविडेंट फंड में बनी रहेगी, ताकि भविष्य में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप यहां से उसका इंतजाम कर सके। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल को लेकर। और विड्रॉल को लेकर एक बड़ा बदलाव जल्द ही शुरू होने वाला है, वो ये कि आप यूपीआई के जरिए भी अपना प्रोविडेंट फंड आसानी से निकाल पाएंगे। तो प्रोविडेंट फंड से जुड़े नए नियम्स को हम लोग समझेंगे डिटेल में 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं मॉनसून की। जून महीने में मॉनसून की बारिश में 40% की कमी रही है। इससे दालों, खाद्य तेलों और दूसरी फसलों की बुआई 23% तक कम हो गई है। अगर जुलाई में बारिश की स्थिति में सुधार नहीं होता तो परेशानी आगे और भी बढ़ सकती है। पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। भारत में मानसून का सीजन 4 महीने का होता है और इसमें जून का महीना सबसे अहम होता है। लेकिन इस साल जून महीने में बारिश में 40% की कमी देखी गई है और यही वजह है कि इसके चलते खरीफ फसलों की बुआई भी काफी पिछड़ गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बुआई में करीबन 23% की कमी देखने को मिल रही है। धान की अगर बुआई की मैं बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले 25% तक कम है, जबकि मैं दालों की बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले बुआई 30% तक कम है। इसमें तूर दाल की बुआई कम से कम 53% के आसपास उसमें कमी देखी जा रही है। इसके साथ जो खाद्य तेल है उनकी बुआई में भी काफी कमी देखी जा रही है। खाद्य तेलों की बुआई में करीबन 50% तक की कमी है। सोयाबीन और मूंगफली की बुआई में अभी भी काफी कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो कपास है उसकी बुआई में भी पिछले साल के मुकाबले 35% की कमी देखने को मिल रही है। और ये भी बता दूं कि ये साल अल नीनो का साल है। इस साल मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश सामान्य से कम होगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि
इस साल जुलाई के अंदर बारिश थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। तो अब सारा वक्त अब ये देखना होगा कि जुलाई में किस तरह की बारिश होती है। अगर ये बारिश जुलाई में जिस तरह से एक्सपेक्टेड है वैसे नहीं होती तो आने वाले दिनों में जो फसलों की जो बुआई है वो और भी घट सकती है और उसका असर आने वाले दिनों में महंगाई के ऊपर भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली को गर्मी से राहत मिली है। मॉनसून ने दिल्ली में 5 दिन की देरी से एंट्री कर ली है। दिल्ली में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। साथ ही आपको बता दें, मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हिस्सों को कवर कर लेगा। मॉनसून को लेकर पूरा अपडेट दे रहे हैं असीम मनचंदा। ये साल अलीनो का साल है, इसका मतलब है कि इस साल बारिश कम हो सकती है। तो इसकी वजह से हमको जो मानसून है उसके चाल में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मानसून ने इस बार 4 दिन की देरी से केरल तट के ऊपर दस्तक दी। उसके बाद 11 जून तक मानसून महाराष्ट्र पहुंचा और वहां जाकर के रुक गया। 8 दिन तक वहां मानसून रुका रहा और उसके बाद मानसून ने आगे रफ्तार पकड़ी और पूरे महाराष्ट्र और मुंबई को उसने कवर कर लिया। और उसके बाद अब मानसून ने काफी तेजी से आगे बढ़ने की शुरुआत भी कर दी है। आज मानसून दिल्ली पहुंच गया और अगले कुछ दिनों के अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कई हिस्सों को कवर कर लेगा। अगले 1 हफ्ते तक मानसून पूरे भारत को कवर कर लेगा। तो ये काफी सारे बदलाव है जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और इस साल जो महाराष्ट्र में वो भी मानसून की बारिश अब काफी तेजी से हो रही है। खासतौर पे कि जो महाराष्ट्र के 4 जिले हैं जहां पर की रेड अलर्ट जारी किया गया है, मुंबई, रायगढ़, पालगढ़ और थाने के अंदर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। तो अगले कुछ दिनों तक वहां पर भी मानसून की बारिश काफी तेजी से हो सकती है। तो दिल्ली के बाद बात करें मुंबई की, तो यहां पर भी झमाझम बारिश जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 172 mm बारिश हुई है। बीएमसी ने आज समुद्र में करीब 15 फीट ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी जारी की है और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया है और इसका असर जाहिर तौर पर यातायात और लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3 और जिलों में जमकर बारिश हो रही है। ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई के चांदीवली इलाके में एक चौंकाने वाली घटना भी सामने आई है। यहां भारी बारिश के बीच एक आदमी की खुले मेन होल में गिरने से मौत हो गई है। भारी बारिश और सड़कों पर पानी भरने के कारण खुला मैनहोल पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया और व्यक्ति सीधे उसमें गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत मौके पर पहुंचाया गया। व्यक्ति का अब तक कोई पता नहीं चला है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल से लेकर गुजरात, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश से बुरा हाल है। देखिए रिपोर्ट। मैदान हो या पहाड़, हर जगह बारिश का कोहराम दिखने लगा है। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। लाहौल घाटी में उफनता जाहलमा नाला मौत बनकर रास्ते में खड़ा हो गया है, लेकिन जिंदगी बचाने की जंग भी वहीं शुरू हुई। गंभीर हालत में रेफर की गई महिला को अस्पताल पहुंचाना था। सड़क बह चुकी थी, रास्ता बंद था। तब बीआरओ के जवान, पुलिस और स्थानीय लोग देवदूत बनकर सामने आए। जेसीबी को ही एम्बुलेंस बना दिया गया और जान हथेली पर रखकर उफनते नाले के पार मरीज को सुरक्षित पहुंचाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है। लगातार बारिश के बाद नदी के पानी का लेवल बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा का पानी शिव जी की मूर्ति के सीने तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। नदी नालों में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। कई जगह सड़क पर मलबा आ गया, जिसके चलते सड़क पर ट्रैफिक बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बारिश ने अचानक तबाही का रूप ले लिया। लगातार बरसात के बाद गुरुद्रमन गांव में फ्लैश फ्लड आ गई। देखते ही देखते तेज बहाव ने सड़कों को उखाड़ दिया और घरों और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
बाढ़ के इस अचानक हमले से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भागते नजर आए। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश ने एक और खौफनाक मंजर दिखाया। जोशीपुरा अंडरब्रिज देखते ही देखते पानी से लबालब भर गया। तभी एक कार पानी में फंस गई और उसके अंदर मौजूद चालक की जान पर बन आई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी में डूबी कार को बाहर निकाला गया और चालक को सुरक्षित बचा लिया गया। गुजरात के अमरेली में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई गांवों में पानी भर गया है। रायडी नदी रौद्र रूप में बह रही है। नदी का बहाव इतना तेज था कि 35 बकरियां देखते ही देखते पानी में बह गई। उन्हें बचाने के लिए ग्रामीण भी जान जोखिम में डालकर नदी में उतर गए और बेजुबानों को सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के भावनगर में बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हालात ऐसे हैं कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और कई रास्ते तेज बहाव में बर्बाद हो गए। चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। आज के बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट अब दे रही हैं रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और काफ़ी शानदार रही आज बाजार की चाल। और अगर बाजार की बात करें तो यहाँ पर लगातार दूसरे दिन हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी को छोड़कर बैंक निफ्टी में यहाँ पर फ्लैट कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर करीब 170 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी बाजार का अच्छा साथ दिया। अगर आज सेक्टोरियल पिक्चर को देखिए, काफ़ी अच्छी पिक्चर है यहाँ पर। कल के मुताबिक निफ्टी आईटी आज का हीरो रहा। वहां से काफी अच्छे गेन्स दिखाई दिए। दरअसल यूएस की एक एआई कंपनी है जिसने जो एंट्रोपिक और ओपन एआई है उसकी आलोचना की है, उसके मॉडल की आलोचना की है, जहां से आईटी पैक को सपोर्ट मिला और यहां पर अच्छे गेन्स के साथ 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा रियलिटी, ऑटो, डिफेंस, एफएमसीजी और मेटल पैक थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। अगर आज के लूजिंग काउंटर की बात करें तो यहां पर पीएसयू बैंक, कैपिटल गुड, कैपिटल मार्केट और एनर्जी शेयर थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के गेनर्स की पिक्चर को देखें तो यहां पर क्लियरली आईटी पैक देखने को मिला और सारे ही काउंटर आईटी के यहां पर निफ्टी 50 के गेनर में शामिल हुए। निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहां पर मैक्स हेल्थ केयर, एलएनटी और टाटा मोटर, नेशनल जैसे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं दिया। इसके अलावा ऑटो पैक आज फोकस में रहा। ईवी से जुड़ी जो थीम थी वहां पर अच्छे गेन्स देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का हाल। पिछले कुछ सालों से मिलेट से बने रेडी टू ईट फूड आइटम लोग जमकर खरीद रहे हैं, लेकिन क्या बाजार में मिल रहे मिलेट स्नैक्स हेल्दी हैं? अहमदाबाद की कंज्यूमर एजुकेशन संस्था के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी पर देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। मेरे हाथ में मिलेट से बनी भाखरी का बॉक्स है जिनका वजन 200 ग्राम है और कैलोरी 1000 से ज्यादा। अगर आपका मकसद ऐसी भाखरी खाकर शुगर को कंट्रोल करना या तो वजन कम करना है तो ये आपके मकसद पर पानी फेर देगा। हेल्दी फूड के तौर पर मिलेट प्रोडक्ट्स की तगड़ी मांग है क्योंकि मिलेट में हाई फाइबर और प्रोटीन होता है। मिलेट से बने बिस्किट, खाखरा, पास्ता, पिज्जा जैसी 50 चीजें बाजार में बिक रही हैं। लेकिन अहमदाबाद की कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने जब मार्केट में 15 मिलेट वेज स्नैक्स का सर्वे किया तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। उनका इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन देखो तो पता चलता है कि इनमें राइस स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, टैपियोका स्टार्च और पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड इवन सोडियम और फैट लेवल जो है वो बहुत हाई है। तो कंज्यूमर्स सिर्फ ये देख लें कि अरे ये तो मिलेट है, बहुत हेल्दी होगा करके खरीद लेते हैं। तो हम यही उनको मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ भी खरीदने से पहले आप बैक ऑफ पैक न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देखिए, इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप जो खा रहे हैं वो सच में हेल्दी है या नहीं। मशीन में जब किसी भी खाने की चीज का बल्क प्रोडक्शन होता है तब आइटम को आकार देने के लिए ग्लूटेन और मैदा डाला जाता है। हम ग्राउंड पर जब कई खाद्य सामग्री बेचती दुकानों में गए तो कई में लेबल में कैलोरी का कोई उल्लेख ही नहीं था।
तो कई में सोडियम और शुगर, फैट, पाम घी का ज्यादा इस्तेमाल दिखा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि बाजरा, रागी, ज्वार जैसे मिलेट की रोटी खाना सही है, लेकिन बाजार में मिलने वाले स्नैक्स सब कुछ देखकर ही लेने चाहिए। पर आजकल मार्केट में जो मिलेट्स के हिसाब से बहुत सारी चीजें जो अवेलेबल है, लाइक मिलेट्स के बिस्किट्स है, मिलेट्स का एनर्जी बार आता है, मिलेट्स की चिप्स आती है, इसमें काफी अल्ट्रा प्रोसेस हो जाती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत रिफाइन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बढ़ जाता है, तो उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। उसमें वो लोग टेस्ट के लिए वो ट्रांसफैट यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, एंड सेकंड थिंग कि जो पामोलिव यूज होता है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो उससे उसका खास कोई हेल्दी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कैलोरी कंट्रोल करने के लिए हम मिलेट स्नैक्स खाते हैं, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव, शुगर, सोडियम और फैट होगा तो छोटे पैकेट में भी बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, जो अनजाने में आपका वजन बढ़ाती है और कई बीमारियों को निमंत्रण भी देती है। बाजार में आपको ढेरों विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन जो आपकी सेहत के लिए स्वास्थ्यजनक हो वही रागी और मिलेट की चीजें आपको खानी चाहिए। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। बम बम बोले के जयघोष के साथ आज से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले ही भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुके थे। काफिले को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना किया गया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।